हेलो बच्चों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका जो चैनल है मैप ट्यूशन क्लासेस, आपका ये जो हमारे पास चैनल है ये आपका हेल्प करता है 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास और यहाँ पर 12th क्लास बच्चों के लिए। तो यदि दोस्तों आप जो बच्चे आप यहाँ पर जो है 10th क्लास में है, 9th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है, फिर आप 12th क्लास में है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आप देंगे, तो आपके हेल्प के लिए यहाँ पर जो है ये चैनल एक इम्पोर्टेंट चैनल रहने वाला है। तो आपको यह चैनल की जो आपका लिंक है ये आपको सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। तो आज क्लास में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना निश्चित है। ये फरवरी में आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास लगभग 3 मंथ पड़े हैं, यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो आपके पास 3 मंथ है एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा और सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज होंगे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो आपका यहाँ पर रहेगा वास्तविक संख्या। तो इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसमें आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन आने हैं, तो हम जो है हर चैप्टर में उन जो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जो आपका सिलेबस है सब कुछ कराया जाएगा। तो आपको एक वीडियो में एक चैप्टर हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच पाए। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैथ का आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपको रहेगा यहाँ पर वास्तविक संख्या को लेकर। तो वास्तविक संख्या से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन वे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। और आपके एग्जाम में कौन कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी इस क्लास में डिस्कस होंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ चुके हैं कहीं भी, तो इस क्लास के माध्यम से आप जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेंगे यदि आपने कहीं पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है, तब भी आप जो है इस वीडियो को देखकर अपने मैथ को अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप यदि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो चैनल पर आप आने वाली हर वीडियो को देखते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो गई होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके जो मॉडल पेपर है ये भी आपको कराए जाएंगे। यानी कि हमारा टारगेट ये रहेगा आपको जो है 100% यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको कराना, यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आप जो है अपना उसमें 100% करके आए। इस प्रकार की तैयारी आपकी जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं आपको वीडियो कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, उनको आप देखते हैं, कंप्लीट रिवीजन करते हैं उनका। तो आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर आप कर पाएंगे, यानी कि 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे हमारे द्वारा जो आपकी वीडियो आएगी उसको देखने के बाद। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो आपको समझ में आ गया हम यहाँ पर जो किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और ये सभी वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको ध्यान रख लेना है, आपका जो यूट्यूब चैनल है ये रहेगा मैप ट्यूशन क्लासेस। इसको आपको जो है सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बनाया गया है। आपकी तैयारी को बेस्ट यहाँ पर हम बनाएंगे और आपको यहाँ पर जो है और इम्पोर्टेंट जो आपके, जैसे मान लो हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हर वीडियो में हम एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो ये मान चलो कम से कम 10-15 वीडियो में आपके ये सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मॉडल पेपर जैसा भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वे भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और एक बात और भी है, आपको मैथ के साथ साथ यहाँ पर जो आपको साइंस, इंग्लिश, ये सब भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी एग्जाम से संबंधित। तो बिना किसी देरी के आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास रहेगा वास्तविक संख्या को लेकर। तो बच्चों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 10th क्लास के लिए मैथ की क्लास यहाँ पर रहने वाली है। सभी क्लास आपको यहाँ पर जो चैप्टर वाइज मिलेगी और हर क्लास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन देखने को मिलेगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और एक वीडियो में आपको एक चैप्टर में यहाँ पर करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर जो समझते हुए चलते हैं हमारे पास चैप्टर को। तो आपके यहाँ पर जो है मैथ क्लास, यानी कि आपको जो 10th क्लास मैथ है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको जो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास रहेगा वास्तविक संख्या। और एक बात और भी है, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, आप जो है इस क्लास को देखने के बाद अपने बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वे क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं बेहतर तरीके से। उन क्वेश्चनों करने के बाद भी आप जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपके वास्तविक संख्या को लेकर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। मान लो हमारे पास ये एक सरल रेखा है, यानी कि एक हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी संख्या इस लाइन पर लिखी जा सकती है वे सभी हमारे पास होगी वास्तविक संख्याएं। यानी कि हमारे पास 0 आ सकता है इस लाइन पर,
और हमारे पास 1 2 और 3। इधर हमारे पास आएगी नेगेटिव वाली संख्या -1, इधर हमारे पास -2 और इधर हमारे पास -3। और एक बात और भी है, जितनी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, सभी बात आपको सीखनी है। कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बताई जाएगी तो भी आपको सीखनी है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी वास्तविक संख्याएं, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। यदि हमारे पास यहाँ पर आए हमारे पास 1/2, तो 1/2 हमारे पास होता है 0.5। तो 0.5 हमारे पास 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। और मैं लिखता हूँ √3। तो √3 हमारे पास क्या होता है 1.732। तो हमारे पास ये रूट वाली संख्या भी यहाँ पर आएगी, इन्हीं के बीच में आ जाएगी, 1 के और 2 के बीच में। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ माइनस के √2। तो ये हमारे पास आएगा -2 और -3 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.414। तो ये हमारे पास 1 के और 2 के बीच में आ जाएगा, माइनस का तो माइनस का यहाँ पर लेंगे। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास होंगे पूर्णांक, जो हमारे पास होंगे पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे 0 और +-1 और हमारे पास +-2 और +-3। जितने भी हमारे पास पूर्णांक होंगे ये हमारे पास सभी हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। उसके बाद हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शन आएंगी, भिन्न, जितनी भी हमारे पास भिन्न आएंगी ये सभी भिन्न हमारे पास हो जाएंगे। यानी हमारे पास 1/2 हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसमें हो सकता है माइनस के 1/4 ये हुआ। तो ये सब हमारे पास हो जाएगी वास्तविक संख्या। और हमारे पास जो जितने भी हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी हमारे पास क्या है परिमेय संख्याएं हैं, एक मान लो हमारे पास 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, ये सब, या फिर माइनस के 6/5 हुआ, ये सब हमारे पास हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। या फिर हमारे पास जितने भी हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो हमारे पास रूट के अंदर लिखी जा सकती हो। या फिर पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। या फिर 3 प्लस के √2, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो जितनी हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी, जितनी हमारे पास परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, जो हमारे पास अंश बटे हर में लिखी जा सकती है, जितनी हमारे पास भिन्न होगी, ये सब हमारे पास कहलाएंगे वास्तविक संख्या। उसके बाद हमारे पास आगे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखनी है, परिमेय संख्या अंश बटे हर में ऐसे लिखी जाएगी। और हमारे पास जो अपरिमेय संख्या होगी, ये हमारे पास अंडर रूट में लिखी जाने वाली संख्या होगी, जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सकता हो। तो या फिर यहाँ पर इस प्रकार की संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। और आपको ध्यान रखना है पाई हमारे पास होती है अपरिमेय संख्या, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा, जो आपको याद करना चाहिए और समझना भी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर किसकी, पूर्णांक की। तो पूर्णांक समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने बताया है पूर्णांक हमारे पास ध्यान रखिए, पूर्णांक होता है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। तो पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक मैंने बताया आपको, पूर्णांक होते हैं जैसे कि हमारे पास 0 +-1 +-2 और फिर +-3 और +-4, यानी कि संख्या प्लस के माइनस के दोनों काम करेगी पूर्णांक में। अब देखो पूर्णांक कुछ पार्ट होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास पूर्णांक एक पार्ट होता है कौन सा, पूर्ण संख्या, यानी कि वही नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर ध्यान देंगे। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होंगी, उसके बाद ये अनंत तक चली जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आएगी नंबर 2, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या होगी माइनस वाली, क्या होगी, माइनस वाली। जैसे कि हमारे पास -1 -2 -3 और -4, ये सब हो जाएंगे हमारे पास ऋणात्मक संख्या। फिर हमारे पास होती है एक धनात्मक संख्या, क्या होती है, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या हमारे पास की जो संख्या होगी पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 या फिर 6 7, ये सब हमारे पास हो जाएगी धनात्मक संख्या। और इन्हीं संख्या को हम बोल देंगे प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हम अपने व्यवहार में लेन देन में करते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब, और भी हमारे पास 5 6 7 8 जो भी होगी, ये सब हमारे पास हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यहाँ पर आता है, प्राकृतिक संख्या हमारे पास पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बनेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ये बातें सीख लेनी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या, तो मैंने बताया आपको प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होकर आगे भी चलती रहेगी, जिसमें हमारे पास हो जाएगी प्राकृतिक संख्या।
तो प्राकृत संख्या क्या होगी, जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी और फिर 2, 3, 4, 5 और फिर आगे भी पता नहीं कहाँ तक, जहाँ तक भी लिख जा सकते हो ये सब। इसमें हमारे पास हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में आपको यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पर आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो हमारे पास है, हमारे पास सम संख्या। एक तो हमारे पास यहाँ पर है सम संख्या, जिसको हम बोल देंगे इवन नंबर। क्या बोल देंगे, इवन नंबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या पर हम पढ़ेंगे ओड नंबर, ओड नंबर। तो जितनी बातें बताई जा रही नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बातें आपको समझते हुए चलनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बना है, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बने आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक बात पढ़ लेते हैं चैप्टर की। तो हमारे पास ये है अभाज्य संख्या। ठीक, हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होगी, अभी यहाँ पर देखेंगे। जिसको बोल देते हैं प्राइम नंबर। क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पर थोड़ा बातें सीख लेते हैं इनके बारे में। तो सम संख्या वे संख्या होगी जो हमारे पास 2 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 16, यानी कि वे संख्याएं जिसको हम 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड कर पाए, सम संख्या कहलाएगी। उसके बाद विषम संख्या भी होगी जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए हमारे पास सम संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड यानी कि भाग पूरा पूरा ना हो पाए, ये हो जाएंगी विषम संख्या। और आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या ये आपकी हो जाएगी 2, ये आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ये हमारे हो जाएगी 1, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे पास अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर वे नंबर होंगे जिनके हमारे पास, या फिर ऐसी संख्या, ऐसे लिखिए हमारे पास ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके जिसके केवल केवल 2 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो हमारे पास कहलाएगी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पर मान लो हमारे पास 1 है, तो 1 को हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे, तो इसका गुणनखंड तो एक ही है, इसलिए हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 को हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे और 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्राइम नंबर, क्योंकि इसकी गुणनखंड 2 आ गए। उसी प्रकार से 3 भी 1 से भाग हो सकता है इसको, यानी कि 3 जो है 1 से डिवाइड हो पाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 3, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 4 की। तो 4 जो है हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर पाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर फैक्टर 3 हो गए। यहाँ लिखा है ऐसी संख्या केवल जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वही हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो, क्योंकि इसके गुणनखंड 3 हो गए। तो अपने पास सीख ली होगी ऐसी संख्या जिसके केवल हमारे पास 3 गुणनखंड, सॉरी 2 गुणनखंड होंगे, वही संख्या हमारे पास जो है प्राइम नंबर या फिर प्राइम हमारे पास अभाज्य संख्या कहलाएगी। और आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होगी, 2। तो यहाँ पर आगे लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये हमारे पास हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 2। और आपको ध्यान लिख लेना है 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य होगी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हमारे पास ये इंपोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये बात नोट कर लेनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की जो हमारे पास अभाज्य संख्या ये कौन कौन सी होंगी, आपको याद कर लेनी है। जैसे हमारे पास 2, उसके बाद आएगा 3, 5, 7 और हमारे पास आएगा 11 आएगा,
हमारे पास 11 भी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद जब अभाज्य संख्या आएगी वो हमारे पास है 13, उसके बाद है 17, 19, 23 और ये आपको याद करनी है। और फिर उसके बाद 31, 37 और उसके बाद हमारे पास 41। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा प्राइम नंबर हमारे पास 43, 47 और 50 हमारे पास 3। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और हमारे पास यहाँ पर 89 और 97। तो ये सब हमारे पास हो जाएगी 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, जिनकी संख्या हमारे पास होगी 1 तक। आपकी जो 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या आएगी, इनकी जो हमारे पास संख्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगी 25। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद कर लेना, सबसे छोटी जो हमारे पास होगी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। तो जितनी बातें आपको मैंने यहाँ पर बताई, ये सभी बातें आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। अब बिना किसी देरी के वे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं, और फिर हम देखेंगे आपके एग्जाम में बनने वाले सभी लघु और दीर्घ प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो मैंने बताया आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी कौन सी, 2। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 2। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गया क्वेश्चन है। तो इस क्लास में टारगेट ये है कि सभी आपको जो है सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और न्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाई हमारे पास एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्ण संख्या। तो मैंने बताया था आपको जो हमारे पास पाई है, ये बताया गया था आपको, ये हमारे पास यह है एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप देख सकते हैं, पाई हमारे पास क्या एक अपरिमेय संख्या, मैंने बताया था आपको। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। पाई हमें हमारे पास जो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो हमारे पास संख्या है 156, इसका मुझे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो आइए सीखते हैं इसे क्वेश्चन करना कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें करना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने जो आपको बताया है अभाज्य संख्या, उन्हीं से डिवाइड करना है इसको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करते हैं, 2 से 14, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 3 आएगी। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब ये संख्या अपने आप से कटेगी 13 से ही। तो ये, तो हमारे पास जो 100 जो हमारे पास 56 है, इसके जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएंगे, ये हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 और गुना 3 और गुना 13। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 को 2 की पावर 2 और फिर गुना 3 और गुना 13। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास बताना है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंडों में ये 2 बार लिखा गया है, इसको हमारे पास यहाँ पर रफ कर लेंगे। ये हमारे पास 2 बार लिख लिया गया अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य हमारे पास जो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों में जो हमारे पास है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। तो आइए समझते हैं कैसे क्वेश्चन ये हमारे पास करना है। पहले हम यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य संख्याओं से भाग करके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 2 से भाग करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, उसके बाद 2 एकम 2, 2 अठे 16, उसके बाद हमारे पास 2 नीम 18, उसके बाद 3 से करते हैं डिवाइड, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो हमारे पास जो 144 है इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 3। 3 हमारे पास जो 2 है 3 बार, ये 4 बार है 2, तो 2 की पावर आएगी 4। उसके बाद 3 यहाँ पर 2 बार है,
तो 3 की पावर आएगी 2। और हमें बताना है जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इनकी जो हमारे पास ये घात है, इनका योगफल क्या आएगा। तो 4 और 2 हमारे पास जाएगा 6, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनकी जो घात आएंगी, पावर आएंगी, उनका योगफल कितना है। तो योगफल पूछते हैं प्लस कर देंगे, अंतर पूछता है इनको घटा देंगे, गुणनफल पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन में तो उनकी गुना कर देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप यहाँ पर करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी संख्याओं का युग्म हमारे पास जो है सहभाज्य संख्या है। तो कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक हेडिंग लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पर सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे सहअभाज्य संख्या। तो इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो हमारे पास ऐसी हमारे पास ये दो संख्याएं जिनमें हमारे पास जो है कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन हमारे पास ऐसे पढ़ते हैं लोग यहाँ पर, जिनका हमारे पास जो है HCF सॉरी, या फिर ऐसे मान लो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास जिनका जो हमारे पास है HCF, हमारे पास जिनका जो हमारे पास है HCF ये हमारे पास हो 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या फिर ऐसी दो संख्याएं जो अपने आप में किसी भी पाड़े से ना कटे, ये नहीं, ऐसे मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये जान लेना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या फिर ऐसी दो संख्याएं जो किसी भी एक पाड़े से ना कटे, ये सब हमारे पास क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये 3 है या 5 है, तो ये हमारे पास सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है हमारे पास जो इन दोनों संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड करते। उसी प्रकार से बात करते हैं 16 की और 18 की। क्या यह हमारे पास सहअभाज्य संख्या है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, इसको भी 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 निम 18 और यहाँ पर जो है 2 अठे 16। तो ये हमारे पास इन दोनों संख्याओं में जो हमारे पास 2 है ये कॉमन आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो है ये संख्या हमारे पास सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में जो हमारे पास HCF है ये हमारे पास आएगा 2, और आन कितना चाहिए 1, इसीलिए हमारे पास ये सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। तो आइए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन समझते हैं और करते हैं। तो हमारे पास देखना है फर्स्ट ऑप्शन क्या सहअभाज्य संख्या है, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो 5, इसको लिख सकते हैं हमारे पास 5 को, 5 दिया 15, तो यहाँ पर 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, जबकि आना चाहिए हमारे पास 1 कॉमन। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं इस वाले ऑप्शन में, सी वाले में, यहाँ पर हमारे पास 7 और इसको लिख सकते हैं 7 या 21, तो यहाँ भी 7 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या वही है जिसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे मान लो। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 31 और 31 इंटू 3 ये हमारे पास आएगा 93। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 31 कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन नहीं आना चाहिए सहअभाज्य संख्याओं में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 2 7 दूनी 14, और फिर 7 इंटू 5 7 पंजे 35। तो यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा, इसलिए तो आंसर नहीं है। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 31, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 31 इंटू 3, तो 31 कॉमन आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 31। तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है एक के अलावा, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे जो मैं आपको आगे कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें समझ लेते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो बात करते हैं हमारे पास किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास 12 और 16। तो ये हमारे पास 12 और 16 दो संख्या है, मुझे इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर जेन को इस प्रकार से यानी कि हमारे पास यहाँ पर जेन कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 और 2 8 16। उसके बाद 2 3 6 और 2 4 8। अब ये संख्या जो हमारे पास 3 और 4 है, ये एक ही पार्ट से नहीं कट पाएंगे, तो बस हमें यहीं पर ही रुक जाना है। और जो यहाँ पर हमारे पास
अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इनकी गुणा कर देनी है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 12 और 16 का हमारे पास जो एचसीएफ है ये हमारे पास जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि वहां तक भाग करनी है जहां तक ये दोनों नंबर एक ही बड़े से कट पा रहे हैं। तो गुना करने पर हमारे पास जाएगा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास इन दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि ऐसे वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, यानी कि ऐसा इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं। तो 4 से 12 और 4 से 16, 4 से बड़ी कोई और संख्या नहीं होगी जिसके माध्यम से हम दोनों को डिवाइड कर पाए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एचसीएफ वो संख्या है जिसके माध्यम से हम एचसीएफ वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके माध्यम से इन दोनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं। तो एचसीएफ को हम यहाँ पर जो है मैं से भी पढ़ सकते हैं एचसीएफ को, और एलसीएम को हम यहाँ पे ले से भी पढ़ सकते हैं। ये सब है। उसके बाद मुझे यहाँ पर निकालना है इन दोनों संख्याओं का ही, मुझे अब की बार अब यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मुझे हमारे पास यहाँ पर निकालना है इन दो संख्याओं का अब की बार हमारे पास एलसीएम। तो ये भी ऐसे निकलेगा, देखो 12 और यहाँ पर जो है 16। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो 2 से भाग करेंगे पहले, 2 6 12 और 2 8 16। उसके बाद 2 3 6, 2 चौक 8। फिर ये हमारे पास 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3। उसके बाद फिर उस उसके बाद यहाँ पर 4 से भाग कर लेंगे, 4 एकम 4। तो फिर हमारे पास जो है 12 और 16, इसका हमारे पास जो एलसीएम आएगा तो कैसे आएगा, इन सब की गुणा कर लेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे, यानी कि एचसीएम में हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम में संख्याओं को वहां तक भाग करना जब तक कि 1 1 ना आ जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 और 2, उसके बाद 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, इन सब की गुणा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 2 दूनी 4, फिर 4 के 12 और 12 से 48, तो 48 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारे पास जो है संख्याओं का जो हमारे पास एलसीएम है, यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके माध्यम से उन दो संख्याओं से इसको भाग किया जा सके, यानी कि वो संख्या आ गई हमारे पास जिसको हम 12 से और 16 से भाग कर सकते हैं इस संख्या में। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारे पास एलसीएम है इसको वहां तक भाग करना है जहां तक ये सेम नंबर से कट पा रहे हैं, और फिर जो हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एल एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास ये जो दो संख्याएं होंगी इनका मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालना हो तो वहां तक भाग करना है दोनों संख्या को जहां तक ये 1 1 तक ना कट जाए, और फिर जो संख्या हमारे पास यहाँ पर आएगी अभाज्य गुणनखंड, इनकी गुणा करके अपना एलसीएम आ जाएगा। तो आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये संख्या हमारे पास कट जाएगी 3 से, 3 पंजे 15 और फिर 3 छः 18 और 3 अठे 24। उसके बाद 3 से भाग कर लेंगे, 3 से नहीं कट पाएगा, 5 सेम टू सेम, 3 दूनी 6 और फिर 8। फिर संख्या भाग कर लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 नहीं कट पाएगा, 8 नहीं कट पाएगा 5 से। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर 4 से ही भाग कर लेंगे, 4 एकम 4। तो हमने इसको वहां तक काट लिया जब तक कि हमारे पास 1 1 ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम यानी कि लैसे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर निकालते हैं जन का 15 18 24 का हमारे पास यहाँ पर लेस है। तो लेस है कैसे निकलेगा, जितने हमारे पास ये नंबर आए हैं ये वाले इनकी गुना कर लो बस। तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 4। तो गुना कैसे करेंगे, यहाँ गुना कर लो इनकी, 3 3 9 और 9 पंजे 45। उसके बाद 4 दूनी 8 और फिर गुना करते हैं यहाँ पे हमारे पास 45 में। तो हमारे पास गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा गुना करने पर 360। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए, तो जो आपको यहाँ पर जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। हमारे पास यहाँ पर 26 और हमारे पास यहाँ पर जो है 156 का जो हमारे पास लैसे है, ये तो हमारे पास 156 बताना है में से क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता जा रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने के लिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा हमारे पास उन दो संख्याओं का एलसीएम गुना
HCF। तो दो संख्याओं को जो हमारे पास गुणनफल होगा, मान लो हमारे पास दो संख्या है ए और बी, इनका जो हमारे पास गुणनफल होगा ये बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का HCF और गुना इन दोनों संख्याओं का ही हमारे पास HCF, सॉरी LCM, HCF गुना LCM। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा। तो हमारे पास दो संख्या दे रखी है, यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और गुना इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो यहाँ पर ये संख्या इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा इन दोनों संख्याओं का जिसकी यहाँ पर बात हो रही है वो जाएगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपके सामने है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेने हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि हमारे पास दो संख्या दी गई है तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुना उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के। तो आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो संख्या दी गई है यदि, और इनका जो हमारे पास एलसीएम है या फिर लेसे है ये हमारे पास दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं को में से बताना है। तो बिना किसी देरी के समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लेसे लेसे और गुना में से। तो में से यहाँ पर निकालना है, में से नहीं दिया गया। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे में से निकालना है, क्या निकालना है में से। तो में से निकालने के लिए 132 गुना 288 और फिर बटे में हमारे पास आ जाएगा ये नंबर हमारे पास जो है 3168। तो इससे यहाँ पर भाग कर लेते हैं। तो भाग कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12, यहाँ 1 बचेगा, फिर 4 तिया 12। उसके बाद यहाँ पर 4 से भाग यहाँ पर कर लेंगे, 4 सते 28 बचेंगे 3 हमारे पास, फिर 4 9 36, 4 दूनी 8। उसके बाद और भाग करते हैं, कुछ और भाग हो पाएगा तो यहाँ पर भाग करते हैं 11 से, 11 तिया 33 और फिर यहाँ पे 11 सते 77 और फिर बचे 2, 11 दूनी 22। उसके बाद फिर यहाँ पर और भाग कर सकते हैं हमारे पास किससे, 4 से, या फिर ऐसा करते हैं 3 का भाग कर लो इसमें, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। उसके बाद 24 से भाग करते हैं, यहाँ पे 24 से कम 24 और दूनी 48। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा सब कुछ काटने के बाद। तो 12 अपना हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का हमारे पास HCF राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जो है क्लास समझ में आ रही होगी। आगे भी आपको ये क्लास कंप्लीट देखनी है, हालांकि क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, मगर यह है कि आप इस क्लास के माध्यम से आपका जो चैप्टर है संख्या वास्तविक संख्या जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराए जाएंगे केवल इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी कि जो आपको क्वेश्चन करा दूंगा यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास इंपोर्टेंट है, क्लास को आपको लगातार आगे भी कंटिन्यू देखना है और आपको यहाँ पर जो है फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस करके रखने हैं। एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको समझेंगे और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने लिया है। तो जो आपके जितने हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये सब आपको कर लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। अब वे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में लघु, अति लघु और दीर्घ में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पर बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें जिसमें हमारे पास होगा जिससे, यहाँ लिखो हमारे पास जिससे जिससे 125 70 को भाग देने पर, जिससे 125 70 को भाग देने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारे पास करना क्या है, जो हमारे पास शेषफल है ये आप घटा देंगे, इसमें भाग करेंगे शेषफल 8 आएगा, ये घटा देंगे। उसके बाद 70 में शेषफल 5 बचेगा, 5 घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद हमारे पास आएगा 117 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 65। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि वह संख्या कौन सी है जिसके माध्यम से हम इसको इसको कंप्लीट डिवाइड कर पाएं। तो इसके लिए हमारे पास मेथड हमारे पास है, आप जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो पहाड़ा एक बार चलेगा, 65 एकम 65। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचता है 2 और यहाँ बचता है कितना हमारे पास 5। उसके बाद आप जो इस नंबर से किसमें भाग करेंगे, जो नंबर हमारे पास यहाँ पर है इसमें।
तो टेबल चलेगा एक बार 52 एकम 52, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ बचेगा 1। उसके बाद इस शेषफल से यहाँ भाग करेंगे 52 में, तो 13 चौका 52, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 13 चौका 52। तो इस नंबर ने 13 ने इस यहाँ पर जब कंप्लीट डिवाइड कर दे यहाँ पर, तो हमारे पास ये 13 है, ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास वह नंबर जिसके माध्यम से अगर हम यहाँ पे भाग करते हैं किसमें 125 में, तो 13 निम्मा 117, शेषफल 8 ही आएगा। और जब यहाँ पे इस 13 से यहाँ पर भाग करते हैं 70 में, तो 13 पंजे 65, शेषफल 5 ही आएगा। तो यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिसमें अगर जब यहाँ पे यहाँ भाग करेंगे शेषफल ये आएगा। तो इस नंबर की बात हुई थी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है एक और, वो आप समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है करना आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और भी ऐसा ही, बस यहाँ पर अब की बार शेषफल वहाँ पर अलग अलग था, अब की बार यहाँ पर शेषफल समान आता है। देखा है, देखिए लिख भी रखा है कि हमारे पास को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी शेषफल 5 ही आता है। तो यानी कि वो संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी जिससे हम यहाँ भाग करेंगे और यहाँ भाग करेंगे, शेषफल प्रत्येक दशा में 5 आना चाहिए। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा पहले आपको ये शेषफल जो दिया है ये आप यहाँ पर संख्या में से घटा लेंगे। तो 445 में शेषफल 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 240 बचेगा। उसी प्रकार से 1037 में से हम यहाँ पर 5 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 1032। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट कर देना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 1032, इसमें भाग करेंगे 240 से। टेबल लगभग चल पाएगा 4 बार, तो 4 बार टेबल चलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 960 आ जाएगा। उसके बाद घटाएंगे, यहाँ बचेगा 2, हासिल लिया 13, 13 में तक घटाएंगे 6, तो हमारे पास बचेगा 7, और फिर यहाँ बचा 9, 9 से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 240 में हम यहाँ पर हमारे पास भाग करते हैं 72 से, तो पहाड़ा एक बार लगभग 3 बार चल पाएगा, जो हमारे पास चलेगा 216 तक। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास घटाने पर 24, और फिर हम 24 से भाग करेंगे यहाँ पर 72 में, और 24 दिया 72, ये हमारे पास जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है किससे, 24 से, तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 ही वह संख्या है, अगर हम 24 से यहाँ पर भाग करते हैं 245 में, शेषफल 5 ही आएगा। अगर हम भाग करते हैं 1037 में 24 से, तो शेषफल हमारे पास 5 ही आएगा, या आप जो भाग करके भी देख सकते हैं। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी, ये अपना आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं जो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं एग्जाम से पहले पहले। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब आइए हम समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या रहेगा। आइए बच्चों यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका। तो हमारे पास सिद्ध करना है √3 एक हमारे पास जो अप्रिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम इसका उल्टा मान चलेंगे। हम यहाँ पर एक कल्पना करेंगे, एक यहाँ पर हम जो एक कल्पना कर लेंगे, कल्पना करते हैं कि हमारे पास जो है √3 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे में यहाँ पर परिकल्पना कर लेंगे। अगर हमारे पास हम परिकल्पना करते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमारे पास √3 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जहाँ हमारे पास इसको चलो p/q कर लो, इसको यहाँ पर जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारे पास p है सॉरी q है, ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर परिकल्पना करेंगे पहले कि √3 एक हमारे पास जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद हम यहाँ पर p की वैल्यू चेक करेंगे, तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी q की इधर गुना कर देंगे, तो √3 इंटू क्यू, तो √3 इंटू क्यू हमारे पास जाएगी p की वैल्यू। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास p² बराबर आएगा हमारे पास यहाँ पर 3, क्योंकि हमारे पास √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और q को स्क्वायर करेंगे तो q² आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो मतलब है, हमारे पास जो आया है कि जो हमारे पास जो p² होगा, p² जो हमारे पास है संख्या
संख्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि मान लो हमारे पास ये हमारे पास 15 है, तो उसको लिख सकते हैं 3 पंजे 15। तो जो हमारे पास ये संख्या 15 होगी, ये 3 से विभाज्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर क्वेश्चन की बात हमने करी है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पी स्क्वायर है 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो पी स्क्वायर संख्या हमारे पास जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अतः अतः हमारे पास जो पी है संख्या 3 से विभाज्य होगा, ऐसी हम परिकल्पना कर सकते हैं। जब भी हमारे पास 3 से विभाज्य है पी स्क्वायर, तो पी हमारे पास जो है 3 से विभाज्य होगा। अब ये क्वेश्चन आगे भी हम यहाँ पर समझेंगे इसको। उसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, जब ये हमारे पास 3 से विभाज्य होगा तो हम मान लेंगे कि पी बराबर हमारे पास है 3r। फिर हमारे पास दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा तो यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है समीकरण हमारे पास 1 से, समीकरण 1 से, तो ये पी स्क्वायर है बराबर किसके है 3 क्यू स्क्वायर बराबर ये हमारे पास आएगा ये 9r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो ये क्यू स्क्वायर है, ये भी हमारे पास क्या होगा 3 से विभाज्य है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिखा जा सकता है 3 × 3, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर हमारे पास 3 बचेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर ऐसे लिख भी लो, जैसे 3 से भाग कर देंगे 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 3r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जिस इसी प्रकार से हमारे पास क्यू स्क्वायर है, ये हमारे पास जो है 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से हमारे पास जो है विभाज्य है, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्य है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो है क्यू भी क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा, यहाँ लिख देंगे अतः क्यू हमारे पास है 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास है क्यू का और हमारे पास पी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमारे पास जो दोनों ही संख्या 3 से विभाज्य है, तो हमारे पास जो 3 है पी का और क्यू का हमारे पास क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो ये बात हम आगे और नोट करेंगे। तो जो हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारे पास जो 3 है, ये हमारे पास जो है पी कोमा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारे पास 3 है, ये पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो फिर तो हमारे पास यहाँ पर जो है पी और क्यू हमारे पास यहाँ पर जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखो परिमेय संख्या हमारे पास ये नंबर भी है जो उनमें कुछ भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। अब यहाँ पर गुणनखंड कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह एक हमारे पास क्या है विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास ये हमारे पास क्या है एक विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं अतः √3 एक हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में करके आना है। एक बार और समझा देंगे, सबसे पहले आपको परिकल्पना करनी है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या तो p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद q को धर लाएंगे, p बराबर √3 q आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास हम कह देंगे कि पी स्क्वायर हमारे पास जो 3 से विभाज्य है, इसी प्रकार से पी भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पी 3 से विभाज्य है, तो पी बराबर 3r लेकर चलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर। फिर हम कह सकते हैं समीकरण 1 से जो पी स्क्वायर है ये बराबर किसके है 3q के बराबर ले लेंगे। 3 से हमारे पास 3 यहाँ पर 9 काट लेंगे। फिर हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू स्क्वायर है इसमें भी हमारे पास 3 से विभाज्य हो जाएगा, और क्यू भी 3 से विभाज्य हो जाएगा।
उसके बाद पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं या तो हमारे पास क्या विरोधाभास है कि फिर तो हमारे पास ये परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कौन सी बटे हमें लिखा जा रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसीलिए हमारे पास हम लिखेंगे यह एक विरोधाभास है। फिर हम कह देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये सिद्ध करने का तरीका होगा ऐसे क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चन 100% क्या 1000% क्वेश्चन में आना है, यानी कि 1000% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे क्वेश्चनों की। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए है। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, बस यहाँ पर √3 है और यहाँ पर हमारे पास है √2। तो क्वेश्चन तो ऐसे होना है, समझते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज्यादा करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी तरीके क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कल्पना करेंगे। कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो √2 को हम मान लेंगे p/q। ये हमारे पास जाएगा p/q, इससे गुना यहाँ पे कर देंगे तो p बराबर आएगा √2 इंटू क्यू। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर उसके बाद दोनों पक्षों वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 हमारे पास क्यू स्क्वायर। फिर हम कह देंगे यहाँ पे जो हमारे पास पी स्क्वायर जो हमारे पास है संख्या संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार से अतः पी संख्या 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास ये जो हमारे पास p है 2 से विभाज्य है तो p बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 2r। उसके बाद फिर यहाँ कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे r का स्क्वायर r स्क्वायर। उसके बाद ये पी स्क्वायर बराबर किसके है 2 क्यू स्क्वायर की, तो समीकरण लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4 r स्क्वायर। उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ भी कह सकते हैं जो हमारे पास क्यू स्क्वायर है संख्या 2 से विभाज्य है, संख्या 2 से क्या है विभाज्य है। और उसी प्रकार फिर यहाँ पर जो है अतः हमारे पास जो है क्यू संख्या 2 से विभाज्य होगा, इस मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये 2 है, 2 ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास जो पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ क्या है, एक गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो फिर हम यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे पास फिर तो ये जो है ये हमारे पास कल्पना है √3 की, ये हमारे पास जो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो यहाँ लिख भी नहीं चलो एक बात वाली। फिर हमारे पास कल्पना जो हमारे पास थी, जो हमने कल्पना की थी, कल्पना हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कल्पना क्या थी कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो हमारे पास √2 है ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास ये क्या है एक विरोधाभास है। अतः यह एक विरोधाभास है।
इसलिए इसलिए रूट टू एक एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इस प्रकार के, जो आपको समझ लेने हैं और कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1000% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है इस प्रकार के क्वेश्चनों की। और क्वेश्चन करने का जो मेथड है मैंने आपको सिखा दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। तो बिना किसी देरी के हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हीं प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्योंकि आपको एक क्लास में एक चैप्टर मेरा कराने का टारगेट है, तो मैं आपको एक क्लास में एक चैप्टर ही कंप्लीट करा पाऊंगा। आगे आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपको टाइम तक आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास हमने जो क्वेश्चन करे वे तो सिंपल क्वेश्चन थे, रूट टू रूट थ्री। अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 प्लस रूट थ्री या फिर 5 माइनस रूट थ्री, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और परिमेय संख्या सिद्ध करना हो, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका जानते हैं। हम यहाँ पर कल्पना करेंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पर करेंगे कल्पना। कल्पना करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कि 5 प्लस के रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हम यहाँ परिकल्पना कर लेंगे। उसके बाद परिकल्पना कर लेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या है, तो ये बराबर होगा परिमेय संख्या पी बटे क्यू के बराबर। उसके बाद यहाँ पर जो है 5 को धर, यानी कि जो हमारे पास संख्या होगी बिना रूट वाली, वो इससे इधर ले आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री बराबर पी बटे क्यू। यानी कि जो रूट से अलग संख्या होगी वही हमें इधर लेकर आनी है। प्लस की है तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी, इधर ये माइनस की है तो इधर आकर प्लस की हो जाएगी। बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो हमारे पास पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, इसमें तो कुछ घटाएंगे कुछ जोड़ेंगे, तब भी हमारे पास जो संख्या आएगी, हमारे पास जो पी बटे क्यू माइनस फाइव है, ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जब यहाँ पे हमारे पास पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हमारे पास संख्या आएगी भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी हमारे पास क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब भाई जब हमारे पास ये परिमेय संख्या है, ये बराबर किसके है? इसके है, रूट थ्री के। तो हमारे पास लिखेंगे इसलिए इसलिए रूट तीन भी एक परिमेय संख्या है। और रूट थ्री तो एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो होती है अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए अतः यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास, ये हमारे पास क्या? एक विरोधाभास है। यह क्या? एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार जो हमारे पास है 5 प्लस रूट थ्री भी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अतः जब हमारे पास ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अतः 5 प्लस रूट थ्री, 5 प्लस के रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास इसको मान के लेंगे परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट के अंदर नहीं होगी उसको उधर माइनस की, प्लस किया तो माइनस कर लेंगे, प्लस किया तो माइनस, माइनस किया तो प्लस कर लेंगे। और फिर जब हमारे पास पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास पी अपॉन क्यू माइनस फाइव भी एक परिमेय संख्या होगी।
और ये हमारे पास इसलिए हम कह देंगे जब ये बराबर √3 की है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। और यह तो एक विरोधाभास है क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर नहीं होती है, ऐसे लिख सकते हैं। परिमेय संख्या नहीं होती है, तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। अब यदि हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होती है तो उसके बाद तो फिर तो हमारे पास ये क्या होगी, 5 + √3 यानी कि कोई भी हमारे पास अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर हम कह सकते हैं अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो आपको बात ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो मैंने बताया था ये क्वेश्चन उसी पैटर्न से सुनिए, तो अलग पैटर्न से क्वेश्चन है हमारे पास। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारे पास 6 और 72 और 120 का हमें में से भी निकालना और ले से भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 और 6, या फिर एक बात करते हैं थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे, आपको समझ में भी आए। तो हमारे पास पहले करते हैं 6 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 6 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं हमारे पास 2 गुना 3। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पूर्णखंड करते हैं 72 के। 2 से भाग करेंगे 36 आएगा, 2 से भाग करेंगे 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 और फिर यहाँ पर आएगा 3 एकम 3। तो हमारे पास 72 के जो गुणनखंड आएंगे ये आएंगे 3 बार 2 आएगा, क्योंकि 1 2 3 फिर 2 बार आएगा हमारे पास यहाँ पे 3। उसके बाद हमारे पास गुणनखंड करेंगे हमारे पास किसके, 120 के। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे 120 के। 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, 2 से भाग करेंगे हमारे पास 30 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 5, हमारे पास गुना आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड किसके, 120 के। जो हमारे पास आएंगे 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 3 और गुना 5। तो फिर हम कह सकते हैं हमारे पास जो इन सब का, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे भाई हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे इसके, हमारे पास क्या, हमारे पास एचसीएफ। तो 3 दूनी 6, क्योंकि सब में 2 2 कॉमन है, सब में 3 3 कॉमन है। ये हमारे पास हो जाएगा इनका एचसीएफ। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास सब में 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, तो 2 और 3 तो आने आना है। उसके बाद यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 2 और यहाँ पे भी 2 2 ये कॉमन है, तो ये 2 2 यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास बचा 3, यहाँ बचे 5, तो बचे हुआ पार्ट भी ले लेना है, यानी जो कॉमन है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, बात ही है सारी। उसके बाद 2 6 12, 12 दूनी 24 और दूनी 48, 48 का 8 हमारे पास सेम टू सेम, और 5 किया 15। फिर गुना करेंगे, 15 8 120, हासिल लगे 12, 15 चौका 60 और 12 72। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हमारे पास सामने था कि इस क्वेश्चन का ऐसे बताओ तो 6 आंसर, एलसीएम भी निकालना था तो यहाँ पर 720 आंसर। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपको ऐसे निकाल लेना है। जो आसान तरीका है वही हमने आपको सिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास यहाँ पर देखते हैं आसान तरीका, वही जो मैंने पीछे बताया वही सीखेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, जो मैं आसान है वही सिखाऊंगा आपको। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पाएगा 48, फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पाएगा 24, 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1। ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड किसके, 96 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है 5 बार, और फिर ये है 3। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना है भैया, 4 से 4 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2 और उसके बाद 0 0 2 एकम 2। अब ये हमारे पास जो 101 है किसी भी नंबर से हमारे पास नहीं कट पाएगा, तो 101 से भाग कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो 404 है, जो हमारे पास 404 है
इसके हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, एक और एक दो है, दो बार तो 2 की पावर 2 आएगा और गुणा हमारे पास आ जाएगा 100 हमारे पास 1। अब हमारे पास यहाँ क्या निकालना है इनका, एक तो निकालना एचसीएफ, एक तो निकालना हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम देखना है 2 और 2 सेम सेम है, तो पावर छोटी कहाँ पे है, छोटी यहाँ पे है, तो छोटी पावर आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 4 आंसर। अब यहाँ पे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमारे पास लेना है जो कॉमन हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है उसकी बड़ी पावर लेनी है, और उसके बाद बड़ी पावर लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो भी लेना है, 3 बचा 3 भी आएगा, 101 बचा 101 भी आ जाएगा। उसके बाद 5 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 32। उसके बाद 32 गुना 3 गुना 101, फिर 3 गुना यहाँ पर करेंगे 32 में, तो हमारे पास 32 दिया 96 आ जाएगा, और 96 गुना 101 करेंगे तो 96 और 96, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एलसीएम तो 4 है और यहाँ पे 9696 ये हमारे पास है इन दी गई संख्याओं का एलसीएम, जो आपने यहाँ पर भली भांति सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं भाई, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 1 से 2 नंबर है फिर 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो हमें बताना है इस संख्या का और इस संख्या का, तो ये क्वेश्चन हमारे पास दो प्रकार से आ सकता है, इस संख्या का इस संख्या का ऐसे ज्ञात करो ये आ जाएगा, या फिर इस संख्या का इस संख्या का ऐसे ज्ञात करो में से ज्ञात करो ऐसे आ जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे जो आपके सामने दिया गया ऐसे भी आ सकता है, इस संख्या को कौन से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी हमारे पास जो संख्या ज्ञात करो, तो उसमें मतलब है एचसीएफ निकालना है, और इतनी बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालने का तरीका ये हमारे पास रहेगा ये। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करनी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 1664 और छोटी संख्या है 1152, इससे भाग करेंगे तो पहाड़ एक बार चल पाएगा जो हम चलाएंगे भी। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। उसके बाद इस टेबल से यहाँ पर भाग करेंगे जो संख्या यहाँ पर दी थी, तो ये थी हमारे पास 1052, तो इससे भाग करते हैं तो पहाड़ा हमारे पास कितनी बार चल पाएगा, ये 2 ही बार चल पाएगा, कितनी बार 2 बार, जो हमारे पास आएगा 1024। तो यहाँ बचेगा हासिल, यहाँ पे लेंगे 12, घटाएंगे हमारे पास 4 तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ रह गए 13, 4 घटाएंगे 2 बचेगा 2, और यहाँ पे 1 का 1। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास 512, और जो हमारे पास है 128, ये हमारे पास 4 बार कट जाएगा, 128 का हमारे पास ये आएगा 512, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 128 है, इसने इस नंबर पूरा पूरा भाग कर दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 1152 और 1664 का जो हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ होगा, या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम यहाँ पे इन दोनों संख्या को भाग कर सकते हैं पूरा कंप्लीट, वो नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 128, जो आपको हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन और भी ऐसे ही समझाने के लिए वो और आप समझेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। मैंने बताया तभी आपको ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि हमारे पास इस संख्या का और इस संख्या का इससे ज्ञात करो, तब भी आपको ऐसे ही करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से ही भाग करना है। तो पहाड़ा हमारे पास चल पाएगा 5 बार, जो हमारे पास आएगा 2020, फिर तो घटाएंगे, यहाँ पर जगह 0 यहाँ 5, तो ये पहाड़ा 5 की बजाय 6 बार चल सकते हैं, 6 बार चला लेंगे एक बार, क्योंकि 6 बार चल पा रहा है, तो 6 बार पहाड़ा चलाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 बार पहाड़ा चलाएंगे, इस पर 6 बार पहाड़ा चलाएंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो पहाड़ा चला के आ जाएगा 6 बार, यहाँ बचा 0, हासिल लिए 12, घटाएंगे हमारे पास 3 तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास कुछ नहीं। उसके बाद ये 405 में भाग करेंगे 9 से, तो 4 बार पहाड़ा चल पाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 45, और इस 45 से कहाँ भाग करेंगे 90 में, तो 90 में भाग करेंगे यहाँ पे इस 45 से, तो 45 दूनी 90, तो ये 45 ने इसको पूरा भाग कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 405 और 2520 का जो हमारे पास एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ, तो ये हमारे पास होगा 405, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले आपको कुछ बातें मैं समझा देता हूँ, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा।
तभी क्वेश्चन ये आप जो है आगे कर पाएंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक सभी बातें समझनी है। मान लिया हमने यहाँ पर जो है 70 है और मुझे इसमें 8 से भाग करनी है, तो 8 ठीक, या फिर इसको चलो 9 से कर लो। इसको मुझे 9 से भाग करना है, 9 सते 63, तो यहाँ बचेगा 7। तो अब यहाँ पर जो हम जिस नंबर से भाग करेंगे वो तो हमारे पास है, जिस नंबर से भाग करेंगे वो तो हमारे पास है भाजक, जिस संख्या से भाग करेंगे वो तो हमारे पास है भाजक, और जितनी बार पहाड़ा चलेगा वो हमारे पास आएगा भागफल, वो हमारे पास आएगा भागफल। और जो हमारे पास नीचे बचेगा ये हमारे पास होगा शेषफल, और जिस नंबर में मैंने भाग करी है वो हमारे पास आएगा भाज्य, हमारे पास होगा भाज्य। और आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल, प्लस के शेषफल। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूफ भी है या नहीं। तो भाज्य हमारे पास कितना है 70 है, बराबर भाजक हमारे पास कितना है 9 है, और भागफल कितना हमारे पास है 7 है, शेषफल हमारे पास कितना है 7 है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 × 63 प्लस के 7, तो उसको सोल्व करने पर 70 आएगा जो हमारे पास भाज्य है। तो फॉर्मूला प्रूफ है, आपको याद कर लेना है, आज एग्जाम में क्वेश्चन कराते हैं। तो हमारे पास एक बात हो रही है, जो हमारे पास ये भाज्य होगा इसको हम यहाँ पे संख्या का नाम भी दे देंगे जो हमारे पास जिस संख्या में भाग कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। तो हमारे पास वह संख्या ज्ञात करो जिसको हमारे पास 61 से भाग देने पर, तो एक संख्या जिसको हम भाग करेंगे उसको हमारे पास बोलने भाज्य। तो भाज्य ज्ञात करना है जिसको 61 से भाग करने पर, जिससे भाग करेंगे हमारे पास होगा क्या भाज्य, सॉरी भाज्य, जिससे भाग करेंगे 61 से भाग करना है तो 61 हमारे पास हो जाएगा भाजक, और भाजक से भाग करने पर हमारे पास आएगा भागफल 27 है, और फिर शेषफल हमारे पास 32 है। तो आपको इस वाले से क्वेश्चन कर लेना है जो मैंने बताया आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस के शेषफल। तो आपको समझ में आना चाहिए जो मैं यहाँ पे जिस संख्या को भाग करना है वो तो भाज्य हो जाएगी, जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा भाजक, और जो भागफल है वो तो हमारे पास आएगा, और शेषफल ये रहा। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी 61 की मल्टीप्लाई किसमें 27 में, 1 सते 7 1 दूनी 2, उसके बाद 6 सते 42 का 2 का हासिल 4, 6 दूनी 18, 18 और 4, 18 और 4 हमारे पास हो जाएगा 22। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 2247, फिर प्लस करना है 32, तो प्लस करेंगे तो 7 और 2 9, 7 और 4 और 3 7 और 22 का 22। तो ये अपना एक एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप यहाँ पर कर आएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, ये बात आपको याद कर लेनी है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी इस क्लास में हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे। तो आपको यदि क्लास समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार से और चैप्टर पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ कराए जाएंगे, उनको देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच पाए। क्योंकि दोस्तों यदि आप यहाँ पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुँच पाएगा, फिर आप जो है उस वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि हमने यह वीडियो कहाँ देखी थी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। आपको फिर जो है जैसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका लिंक आप तक पहुँच पाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाएगा, फिर आप जो है उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेस्ट और भी आगे ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे आगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ एग्जाम में तो नहीं आया, मगर इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस है, इसीलिए इम्पोर्टेंट मैं इसको लेके चलूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 65 और 117 के हमारे पास एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है, एम का मान बताना है। पहले यही देख लो कि हमारे पास इसका 65 और हमारे पास जो है 117 का हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा। तो इनका हमारे पास एचसीएफ आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा देखेंगे अभी। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, 65 एकम 65, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 और 5। उसके बाद फिर यहाँ पे संख्या को भाग करेंगे हमारे पास 65 में, जो टेबल चलेगा एक बार, यहाँ बचेगा 13, और फिर इस 13 से भाग करेंगे किसी में 52 में, देखो ऊपर दिया गया नंबर।
13 चौका 52। तो हमारे पास जो एच सी एफ है इसका आ जाएगा एच सी एफ कितना 13। तो एच सी एफ तो 13 है, यानी कि जो हमारे पास इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट संख्या के एच सी एफ को जो हमारे पास ये है 13, इसको हमने क्या लिखा है ये रहा, इसको लिखा है 65m माइनस के 117। एम का मान निकालने के लिए 117 को इधर भेज देंगे, यहाँ पर 65m बराबर आ जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पर 130 और फिर 65 को हमारे पास भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं m बराबर 2। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास यहाँ पर रहेगी 2। एक बेस्ट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, राइट आंसर 2 आ जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछ लिया जाएगा। हमें यहाँ पर क्या बताना है, इन संख्याओं का और इन संख्याओं का हमें बताना है एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम भाई हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो बड़ी पावर देख लो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ी पावर है 4। उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों की पावर सेम है, तो 5 को 5 लिख लेंगे और यहाँ पर 7 बच गया, 7 भी लिख लेंगे, यानी कि बड़ी पावर लेनी है, जो बच जाए वो भी ले लेना है। उसके बाद गुना कर लेंगे इनकी, 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा और फिर 5 दिया 15 गुना 7। उसके बाद हमारे पास गुना करेंगे 16 में तो हमारे पास आएगा 165, नहीं हमारे पास 65 नहीं, हमारे पास आएगा 200, हमारे पास 40 आएगा, 240 और गुना 7। फिर हमारे को गुना गुना 7 करेंगे, 7 जीरो जीरो, 7 चौको 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, तो हमारे पास 1680 इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ध्यान रख लेना है। अगर जो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो आपको ये बात तो सीख लेनी चाहिए, और जो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए इसका एचसीएफ ज्ञात करो, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देखना है 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, छोटी पावर देखनी है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, छोटी पावर लेंगे। उसके बाद कुछ और भी कॉमन है तो देख लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, यानी छोटी पावर लेनी है और कुछ कॉमन आ रहा है वो लेना है बस। 2 की पावर 3 8 आएगा और 5, तो 8 5 40 इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैंने आपको सिखाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ये आपके इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। और आगे भी आपको मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सभी इंपॉर्टेंट हो, वही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 गेंदे हैं, इन 6 गेंदों को हम इतने इतने अंतराल के हमारे पास मिनट के अंतराल में इनको यहाँ पर जो है घुमाया जाता है, यानी कि इनको हमारे पास जो है इतने इतने अंतराल में इनको हमारे पास घुमा दिया जाता है। तो बताना है 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेगी, तो ये हमारे पास है। तो जब भी तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमारे पास इनका एलसीएम ले लेना है, इनका ले लेना है एलसीएम। तो हमारे पास इन सब का जो एलसीएम हम निकाल लेंगे, एलसीएम तो इनको हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 2 4 6 8 10 12, तो इनका एलसीएम आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीन 12। उसके बाद 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 से भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, उसके बाद 5 और 3, फिर 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 5 सेम टू सेम 3 एकम 3, फिर 5 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इनसे गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, तो इन सभी गुणा करने पर हमारे पास जाएगा 120 मिनट, क्योंकि मिनट के अंतराल पर ये हमारे पास एक साथ घूमती है। तो 120 मिनट को लिख सकते हैं 2 घंटे, क्या लिख सकते हैं 2 घंटे। घंटे में चेंज को किया क्योंकि बताना है कि 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेगी, तो 30 घंटे में कितनी बार घूमेगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 से भाग कर देंगे और +1 भी करना है, क्योंकि शुरू में एक साथ घूमी होगी इसलिए एक साथ हमारे पास जो है एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 15 और फिर प्लस के 16, तो यहाँ पर है ये आंसर आएगा 16 बार एक साथ घूमेगी।
16 बार एक साथ घूमेगी। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, हमने बता दिया आपको। तो आपको क्लास कैसी लगी आपको ये बताना है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कराए गए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश की है। तो ये सब आपको क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आपको इसी प्रकार से आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको जो मैंने आपको जो हमारा जो टारगेट है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कराने हैं। ये हमारे पास जो आपके क्वेश्चन है, ये आपको चैप्टर वाइज में आगे भी आपको कराता रहूँगा। तो आज हमने चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया है, यहाँ पर जो है कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आगे आपको हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमारा मैप ट्यूशन क्लासेस, तो आपको इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है मैप ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस। आपको यहाँ इसी चैनल पर जो आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आपको यहाँ पर जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब यहाँ पर जो है कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो है इस वीडियो को हमारे पास जो है जल्द शेयर भी करना है, और यहाँ पर जो है जितना हो सके वीडियो को आपको जो है पूरे अपने दोस्तों को फैला देना है, जिससे कि आपको जो है आगे वाली यहाँ पर जो वीडियो आपको यहाँ पर जो है बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगी। और एक बात और भी है, आपको यहाँ पर जो है ये बातें बतानी है कि आपको कौन चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और यदि वीडियो में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, तो ये भी आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन का यहाँ पर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है उस पॉइंट पर हम जो है इम्प्रूव कर लेंगे। तो बाकी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अपना। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।